है अध्याय 14 उपग्रहों की गति एवं पलायन के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर है अध्याय 14 क्लास 11 का पहला पार्ट का फिजिक्स के लास्ट है। जो 2 पार्ट में फिजिक्स हम लोग का बटा हुआ पहला पार्ट का ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो अध्याय 14 उपग्रहों की गति एवं पलायन वेग। ठीक है, अब पहले ये समझते हैं ना कि उपग्रह होते क्या है। तो ग्रहों का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रह है वही, और इसके चारों ओर कोई भी आकाशीय पिंड जो चक्कर लगाता है एक निश्चित कक्षा में, तो उसी को यहाँ पे जो इसमें घूमेगा उसे हम लोग नाम देंगे क्या, उपग्रह। उपग्रह, ग्रह उपग्रह। ठीक है, प्लैनेट और ये है सैटेलाइट। ठीक है, अब सुनिएगा, उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। जैसे हम लोग देखे ये कि खुद अपनी पृथ्वी देख लीजिए, तो पृथ्वी अगर ये ग्रह है तो इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, तो वो उपग्रह है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक जितने अपने देश अन्य विश्व के जो है वो अपने आवश्यकता अनुसार पृथ्वी से कुछ ऊपर ले जाके कुछ पिंडों को और उसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं। तो अब ये यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रह का बस कोई भी ग्रह जो है उसके चारों ओर कोई आकाशीय पिंड जो रहे, जो आकाश में ग्रह का चक्कर लगाए हैं, तो उसे हम लोग नाम देते हैं उपग्रह। एक ये उपग्रह है। अब देखिए, उपग्रह ऐसा था कि प्राकृतिक नेचुरली जो पहले से ही चक्कर लगा रहे हैं, और दूसरा ये है कि हम आवश्यकता अनुसार, जैसे जो भी ये दूरसंचार का जो माध्यम इस समय है, चाहे वीडियो बना है, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है या फिर फोन से बातें हो रही हैं, तो ये सब संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि पृथ्वी से कुछ ऊपर छोड़ दिया गया है और वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आवश्यकता अनुसार जो भी आकाशीय पिंड को हम लोगों ने यूज करने के लिए उसे ऊपर छोड़ दिया है, वो भी उपग्रह है, लेकिन इसे मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे नाम देते हैं कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, अब पहला यहाँ पे हम लोग को हेडिंग पढ़ना है कि उपग्रह का कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग, मानते हैं कि एक जो है ग्रह है पृथ्वी अपना, इसके केंद्र से r दूरी पर वृत्तीय कक्षा में एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान नियम है वो v0 वेलोसिटी से गति कर रहा है इधर। ठीक है, r स्मॉल r दूरी पर, जो कि पृथ्वी के सरफेस से इसकी जो दूरी है वो है यहाँ h ऊंचाई है इसकी, मतलब पृथ्वी के सरफेस से h ऊंचाई पर एक ऑर्बिट है जो कि सेंटर से स्मॉल r दूरी है। उस ऑर्बिट में ये उपग्रह यम द्रव्यमान का स्मॉल m v0 वेलोसिटी से इसमें गति कर रहा है। तो ये v0 का वैल्यू कितना होगा इससे निकाला जाए। ठीक है, अब समझिए, आप लोग वृत्तीय गति में पढ़े थे कि अगर कोई पिंड r त्रिज्या का वृत्तीय पथ पे अगर गति कर रहा है, यम द्रव्यमान का है, तो केंद्र की ओर एक बल लगता है। उस बल को हम लोग नाम दिए थे अभिकेंद्र बल। ठीक है, और उस अभिकेंद्र बल का जो मान था वो F बराबर mv²/r था। mv²/r था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये सैटेलाइट r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में जो ये गति कर रहा है, तो ये केंद्र की ओर इसके भी बल लगेगा और उसे भी अभिकेंद्र बल कहेंगे। तो उसका F का मान कितना होगा, तो mv² की जगह यहाँ पर v0 बोल रहे हैं और अपान r, ये हो गया। सेकेंड, अगला ये है कि न्यूटन जो था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से देखेंगे कि 2 पिंड अगर एक दूसरे से, जैसे अब यहाँ पर ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो इसके केंद्र से इसकी जो दूरी है वो तो r है और इसका द्रव्यमान mv है और इसका स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है एक बल लगेगा और वो बल कौन सा है हम लोग देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, और वो बल का मान कितना, F बराबर g m1 m2/r², जहाँ पर m1 की जगह me मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, m e m और बटे r²।
अगर ये दोनों बल एक ही है, ध्यान से समझिए, दोनों बल अगर एक ही है, केंद्र की ओर लगने वाला बल, वो केंद्र की ओर बल कौन लगा रहा है, तो ये इसको केंद्र की ओर खींच कौन रहा है, तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल ही। जो अभिकेंद्र बल है वो वास्तव में किसके कारण आया है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण, जो उसे खींचे हुए है केंद्र की ओर। इसका मतलब अगर ये दोनों बल एक ही है तो दोनों को बराबर कर दिया जाए, तो यहाँ से कितना होगा, mv0² अपान r इक्वल टू GME_m अपान r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, ठीक है, एक r से एक r भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v0² इक्वल टू कितना आया, GME अपान r। ठीक है, ये जहां पर r क्या है, ये स्मॉल r जो है ना, ये दो भागों में बोल सकते थे कि एक जो है ना यहाँ से रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या और ये ऊंचाई, दोनों का अगर जोड़ दीजिए तो ये r के बराबर, मतलब r बराबर जो है ये RE प्लस H के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए ये जो V0 का मान आएगा, ये रूट में GME और r की जगह चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं RE प्लस H, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू आ चुका है यहाँ पर कि किसी r त्रिज्या के यहाँ केंद्र से r दूरी पर कोई उपग्रह जो पृथ्वी के चारों गति कर रहा है, उसके लिए उसका कक्षीय वेग कितना होगा, तो P बराबर GME अपान RE प्लस H रूट में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से GME को हम लोग देखते हैं ना कि क्या, कि G बराबर होता कितना है, तो GME बटे RE स्क्वायर। तो यहाँ से क्या किया जाए, अगर इसे इधर पक्षांतर कर दीजिए तो GRE स्क्वायर जो है ये कितने के बराबर आएगा, GME के बराबर। अब यही वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिया जाए, ठीक है, तो GME की जगह अगर GRE स्क्वायर रख दिया जाए तो कितना वैल्यू आएगा, तो V0 इक्वल टू आ जाएगा कितना, रूट में GRE स्क्वायर अपान RE प्लस H। अब समझिएगा, अगर हम लोग ये बात करें कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या अगर ये बात कीजिए कि 6400 किलोमीटर है, और यदि मान लीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम लोग उपग्रह मान रहे हैं, वो 4 या 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है अगर वो गति करे, तो 6400 किलोमीटर के अपेक्षा, 6400 किलोमीटर की अपेक्षा आप ये जो जिसे हम लोग 4-6 किलोमीटर बोल रहे हैं, इसकी जो हम लोग ऊंचाई देख रहे हैं वो न के बराबर है। ठीक है, मतलब अगर ये देखा जाए कि जो H है, H का मान बहुत छोटा हो जाए RE से, तो इसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, 0 के करीब मान सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस H को यदि हटा दिया जाए तो पृथ्वी के अति निकट जो है उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा, तो GRE स्क्वायर, और ये H को हम लोग क्या कर दिए, शून्य के बराबर, तो यहाँ से अपान RE, एक RE कट गया तो यहाँ से √GRE। ठीक है, अब यहाँ से G का मान अगर 9.8 रख दिया जाए और RE का मान जो है ना 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 × 10⁻6 ये रख दिया जाए, तो 10⁻6 में से 10⁻3 बाहर आ जाएगा, 10⁻3, और इसे गुणा करके ना इसका वर्गमूल निकाल दिया जाए, स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए, तो ये लगभग में आएगा 7.92, 7.92, तो 7.92 और गुणे 10⁻3 ये आया मीटर पर सेकेंड, और 10⁻3 को हम लोग ये देखें तो किलोमीटर बोल दीजिए, 10⁻3 मीटर को क्या, किलोमीटर, तो यहाँ से कितना आया 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब पृथ्वी के अति निकट किसी उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है वो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब लगभग में 1 सेकेंड में वो कितना दूरी तय कर लेगा, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना यहाँ से हम लोग देखेंगे कि उपग्रह का कक्षीय वेग का जो फार्मूला जनरेट हुआ और अति निकट के लिए कितना उपग्रह का कक्षीय वेग होता है। ठीक है, समझा। उपग्रह का परिक्रमण काल, अब इसको समझते हैं। परिक्रमण काल है क्या, मतलब जैसे ये उपग्रह अगर यहाँ से चले इस स्थान से और एक चक्कर लगाकर पुनः यहाँ पर आए, जितना समय ले लिया उसी को परिक्रमण काल कर रहे हैं।
कोई उपग्रह अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेगा उसी को हम लोग परिक्रमण काल कहेंगे। घूम के जितना आ गया, परिक्रमा माने घूम के चारों घूम के टहल क्या हो, ठीक है। तो आया यहाँ पे घूम के, तो मान लिया गया कि इसको घूमने में ना टी समय लग गया, कैपिटल टी समय, एक चक्कर घूमने में कितना लग गया, वही है परिक्रमण काल। अब समझिएगा, आप जानते हैं ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहाँ से अगर हम लोग ये देखें कि समय बराबर तब क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना हुआ समय बराबर दूरी बटे चाल, तो सेम वही फार्मूला। देखिए ये जो सैटेलाइट था इस वृत्तीय पथ पर गति करते समय वो कितनी दूरी ऐसे चल लिया, तो ये तो परिधि है, परिधि, ठीक है। तो यहाँ पर टी बराबर यही क्या कि परिधि बटे चाल, परिधि बटे चाल। और यहाँ से बताइए टी इक्वल टू परिधि जो है ना, आर त्रिज्या है, तो आर त्रिज्या का अगर एक कोई वृत्त है तो उसकी परिधि कितनी होगी, तो 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो परिधि की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो अब यहाँ पर यही चीजें है कि परिधि की जगह लिख दिया जाए कितना, 2 पाई आर, और चाल की जगह लिख दिया जाए कितना, वी नॉट। यहाँ पे उसका चाल कितना है, वी नॉट। और अभी वैल्यू जो निकला था वी नॉट का कितना आया था, वो आया था कड़ी में GME अपान आर, नहीं RE प्लस एच था ना, ठीक है, RE प्लस एच। तो यहाँ पर देखिए अगर R है केवल इतना ही है, अब यही वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए, यही वैल्यू अगर यहाँ पर वी नॉट की जगह रख दिया जाए, देखिए टी में टी इक्वल टू जो 2 पाई आर अपान वी नॉट है, इसी में वी नॉट की जगह अगर ये वैल्यू रख दिया जाए तो क्या होगा, देखिए टी इक्वल टू 2 पाई आर अपान वी नॉट की जगह रखा जा रहा है कड़ी में GME अपान आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये आर जो है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये कड़ी में नहीं, कड़ी ये 2 भागों में टूट जाएगी, ठीक, और तब एक ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तब टी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू अंडर रूट फिर आर अपान रूट में GME। टी इक्वल टू देखिएगा 2 पाई ऐसे ही रहेगा। अब इसे जो आर है ना, अगर इसको अंदर लेके जाया जाए तो ये कितना हो जाएगा, आर इस मतलब ये स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब, ठीक है। और अपान इसे या GME को आप लिख दीजिए कितना, GRE स्क्वायर, ठीक है, GRE स्क्वायर लिख दिया जाए तो टी इक्वल टू कितना आया। अगर ये आर को फिर से हम लोग देखें तो आर की जगह कितना, H प्लस RE लिख सकते थे, H प्लस RE, ठीक है। तो यहाँ से रूट में H प्लस RE का होल क्यूब और अपान रूट में GRE स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये अगर एक ही रूट में लिखा जाए तो टी इक्वल टू कितना आया, 2 पाई रूट में H प्लस या RE प्लस H, RE प्लस H का होल क्यूब अपान GRE स्क्वायर। अब ये हो गया यहाँ पर परिक्रमण काल के लिए फार्मूला। सेकेंड, अब ये भी कह सकते हैं कि H का मान अगर फिर से लेने पर पहले की जैसा, तो ये RE स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो RE क्यूब हो जाएगा, फिर RE स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ RE अपान G बचेगा, RE अपान G, ठीक है। पहले इतना लिख लेते हैं। उपग्रह का जो परिक्रमण काल है उसका जो सूत्र आया T बराबर 2 पाई अंडर रूट H प्लस RE या RE प्लस H का होल क्यूब और अपान GRE स्क्वायर, ये फार्मूला आया था। अब देखिए यहाँ पर फिर से ऐसा कर दिया जाए कि H का वैल्यू यदि बहुत कम हो RE से, तो H को फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, नगण्य ले सकते हैं, H को नगण्य। अब यहाँ से क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE क्यूब अपान GRE स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ एक बार बचेगा RE, तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE अपान G, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर सभी का वैल्यू रख दिया जाए। t इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और ई का मान 6.4 × 10⁻6 और इसका वैल्यू जो रहेगा इसको मान लीजिएगा अगर 10 रख दिया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये t इक्वल टू आ जाएगा ना। देखिए ये 2 चौक 8 2 कम 2 2 6, ये सही है और यहाँ पर एक पावर इसका कम हो गया, कट गया इससे। अब यहाँ पे सुनिए इसका एक पावर कम करके इससे 64 कर देते हैं, ठीक है। तो t इक्वल टू 6.28 रूट में 64 × 10⁻4 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो 10⁻4 है इसका वर्गमूल 10⁻2 हो जाएगा और 64 का 8, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना आ गया 6.28 × 10⁻2 × 8, ठीक है। और 10⁻2 को जो है ना हम लोग देखेंगे इसको दशमलव हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ से कितना आएगा t इक्वल टू 628 × 8। अब ये 8 है 64 4 80 लगा 6 8 दूनी 16 6 22 2 8 48 2 50 इतना सेकेंड आया है, ठीक है। और जो कि ये कितना होगा लगभग में 84 मिनट होगा। देखिएगा आप इसे भाग देके देखिएगा 50 24 है ना जी, 50 24 ये सेकेंड है, इसको भाग दे देते हैं ना 60 से, ठीक है। तो देखिए ये 848 480 हो जाएगा जी। तो ये 2 22 फिर 4 फिर यहाँ पे 6 चौका 24 ना, अरे लगभग में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखोगे जब यहाँ 9.8 रखे होते तो ये लगभग में आता 84, जो कि यहाँ पर इतना ये सेकंड है और 84 मिनट, ठीक है। तो पृथ्वी के अति निकट अगर कोई उपग्रह गति कर रहा है बहुत अति निकट, तो उसका जो परिक्रमण काल है एक चक्कर लगाने में वो कितना समय ले रहा है 84 मिनट, ठीक है। लिख लीजिए इसे।